हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरेफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ पार्ट फर्स्ट जो है सभी यूनिट्स के डिस्कस कर चुका था। उसी के साथ कुछ यूनिट्स के पार्ट 2 भी डिस्कस कर चुका था और अब टर्न आ चुकी है कि हम रिमेनिंग यूनिट्स का भी पार्ट 2 डिस्कस कर लें। फ्रेंड्स, मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप एक पर्टिकुलर यूनिट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाएगा। रही बात रिमेनिंग सिलेबस की, उसको हम एमसीक्यू की फॉर्म में डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे जितने भी मैं रिमेनिंग यूनिट्स लाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। बेसिकली वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह क्वेश्चंस हमसे आस्क किए जाएंगे नेट एग्जाम के अंदर। तो उसके आंसर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां जाकर आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्योंकि जो यूटिलिटी एनालिसिस है और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ये दोनों ही पार्ट है किसका? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो इसलिए बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट है किस चीज की? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जानने की। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर को जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी परचेस्ड। मतलब जितनी क्वांटिटी वो परचेज करता है उसको कंज्यूम करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जिस पॉइंट पर मिलती है उसी पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसकी मेनली दो अप्रोचेस होती हैं। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी, जिसको हम बेसिकली मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, और दूसरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुका हूं। इस पार्ट के अंदर मैं आपके साथ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए ओके, बात करते हैं यूटिलिटी की। यूटिलिटी है क्या? सो फ्रेंड्स, अगर इसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात की जाए, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमको मिले हैं इसके फीचर्स में से मिले हैं। यूटिलिटी के फीचर्स में से वो काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल से है लेकिन डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आप बार बार आया हुआ है, तो हो सकता है इन फ्यूचर भी आपको देखने को मिल जाए। सो यूटिलिटी की बात करें तो इट इज अ पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कि एक कमोडिटी की क्या पावर है कि वो एक ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। बेसिकली उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। सो यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दैट ए पर्सन गेट्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप किसी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो, उसको कंज्यूम करने के बाद आपको क्या यूटिलिटी मिली, कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, बेसिकली उस सेटिस्फैक्शन को ही हम क्या कह देते हैं? यूटिलिटी कह देते हैं। सपोज करो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैंने फर्स्ट चपाती खाई, मुझे उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, दिस इज द यूटिलिटी। सेकंड खाई, उतनी तो नहीं मिली, सेकंड चपाती खाई उतनी तो नहीं मिली जितनी फर्स्ट से मिली, लेकिन मिली जरूर है, दिस इज द यूटिलिटी। तो अगर मैं इसका सम कर दूंगा, हर एक चपाती से जितनी भी यूटिलिटी मिल रही है उसका सम कर दूंगा, उसी को मैं कहूंगा टोटल यूटिलिटी। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, ए थर्स्टी पर्सन ड्राइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। कि एक प्यासा आदमी है जिसने एक गिलास पानी पिया तो उसको काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, तो उसी सेटिस्फैक्शन को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स टर्म्स में यूटिलिटी कह देते हैं। होप सो बात क्लियर हो गई होगी। तो बेसिकली जनरल टर्म्स में हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में यूटिलिटी कहते हैं। जनरल टर्म्स में हम सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए। मार्शल सजेस्टेड दैट measurement of utility should also be done in monetary terms by converting utility into money by using the formula। देखो, बेसिकली हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स के अंदर, और मार्शल ने क्या रखा है कि इसलिए हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं क्योंकि हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लो मैंने एक गिलास पानी का पिया, उससे मुझे यूटिलिटी तो मिली, लेकिन कितनी मिली मैं कैसे जानूंगा? तो इसके लिए मार्शल ने एक फॉर्मूला दे रखा है। क्या फॉर्मूला दे रखा है? वो ये है, यूटिलिटी इन मनी इज इक्वल टू यूटिलिटी इन यूटिल डिवाइड बाय यूटिलिटी ऑफ रुपी। अगर आप करके उसको डिवाइड कर देंगे रुपी की यूटिलिटी से, तो आपको पता लग जाएगा कि एक चीज से आपको कितनी यूटिलिटी मिली है। द यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज यूटिल्स। तो यूटिलिटी की जो यूनिट्स हैं वो क्या है? यूटिल्स है। चलिए, अब फीचर्स कौन कौन से हैं इसके? सबसे पहला फीचर हमारा है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। तो ये जो यूटिलिटी होती है वो सब्जेक्टिव होती है। इसका मतलब क्या है? ये हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन से डील करती है। किसी चीज को लेने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उससे तो हमें यूटिलिटी मिल रही है। सपोज करो कोई चीज ऐसी है जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन उसको लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो वहां से मैं कहूंगा कि उससे मुझे कोई भी यूटिलिटी ड्राइव नहीं हो रही है।
तो ये हमारी टोटली मेंटल सेटिस्फेक्शन से डील करता है, किसी चीज़ से यूटिलिटी मिल रही है, किसी चीज़ से नहीं मिल रही है। यूटिलिटी इज रिलेटिव, इट नेवर रिमेन्स द सेम। अगर मान लो एसी की बात करी जाए, गर्मियों में तो उससे मुझे सुकून मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या अगर उसी एसी को मैं सर्दियों में चलाकर रख दूं, क्या उससे मुझे यूटिलिटी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उल्टा उससे तो मुझे नेगेटिव वे अफेक्ट होऊंगा, उससे कभी भी मुझे यूटिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव है, ये कभी भी सेम नहीं रहती है। थर्ड है, यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियल यूजफुल। अब एक एल्कोहलिक पर्सन है जिसको अल्कोहल लेना पसंद है, अब उसके लिए तो उससे यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन क्या अल्कोहल लेना सही है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी हमेशा यूजफुल ही होगी। यूटिलिटी इज नॉट इजिली मेजरेबल। हम कभी भी आसानी से यूटिलिटी को मेजर नहीं कर पाते। इसमें कह तो दिया कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, बट क्या ये इतना सिंपल है क्या? नहीं, इतना सिंपल तो नहीं है। क्यों? अब मान लो मैं एक चपाती खा रहा हूँ, मुझे क्या पता उस चपाती खाने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है? सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिल रही है, बट वो कितने लेवल की मिल रही है मुझे कुछ नहीं पता। तो इतना ईजी नहीं है इसको मेजर करना। इन्होंने कह तो दिया हम मेजर कर सकते हैं, बट इट इज नॉट क्वाइट एज सिंपल एज दे थिंक। चलिए, अब यूटिलिटी के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज द एडिशन ऑफ टोटल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो अब जो एडिशनल यूनिट, कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो आपको यूटिलिटी मिल रही है, उसी को हम क्या कह देते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कह देते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिल सकता है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो जितने भी कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जितनी भी यूटिलिटी आपको मिल रही है, वही क्या कहलाएगी? टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। सो इट इज द सम ऑफ मार्जिन यूटिलिटी। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये भी कह सकते हैं कि जो मार्जिन यूटिलिटी का टोटल सम है, वही हमारा क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ओके, रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं टीयू और एमयू के बीच में। फ्रेंड्स, कई बार इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया हुआ है एमयू और टीयू से। बेसिकली असर्शन रीजन में ज्यादा बार ये क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप देखते हैं। सो अगर हम बात देखो, ये जो अप्रोच है, हाँ जी, ये जो आपको दिख रही है ये कर्व जो है, ये है हमारी टीयू कर्व, और ये जो नीचे डाउनवर्ड जाती हुई दिख रही है, ये हमारी है एमयू कर्व। अब देखिए, mu स्टार्ट डिमिनिशिंग व्हेन tu इंक्रीजेज एट एन डिमिनिशिंग रेट। तो जब tu हमारी इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट के साथ, उस वक्त जो हमारी mu है वो क्या हो रही है? डिमिनिश होना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब tu इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट के साथ। तो अगर वो डिमिनिशिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब mu क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारी tu मैक्सिमम होती है, देखो इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर tu मैक्सिमम है, उस पॉइंट पर हमारी जो mu होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। तो जब tu मैक्सिमम, mu इज जीरो। एंड व्हेन tu स्टार्ट डिमिनिशिंग, जब tu डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है, उस वक्त mu जो है वो नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो mu है वो क्या कर रही है? tu को एग्जैक्टली क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। ठीक है, तो जैसे tu रिएक्ट करती है, वैसे ही mu भी अपना जो रिएक्शन है वो दिखा देती है। चलिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स। तो इसको डिस्कस करते हैं। सो ये लॉ क्या कहता है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, देन द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करते रहेंगे, वैसे वैसे उससे जो यूटिलिटी आपको मिल रही है वो क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपको भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपने पहली चपाती खाई, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, यूटिलिटी मिली। दूसरी खाई, उससे भी मिली आपको यूटिलिटी, लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी पहली चपाती खाने से मिली, क्योंकि आपका जो स्टमक है वो कहीं ना कहीं फुल हो चुका है थोड़ा बहुत। फिर तीसरी खाई, अब भूख तो थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी पहली चपाती खाने से आपको जो यूटिलिटी मिल रही थी, उतनी नहीं मिली आपको यूटिलिटी। फिर एक टाइम आ जाएगा आपकी भूख जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब उस केस के अंदर आप चपाती खाएंगे तो आपको जो यूटिलिटी है वो कितनी मिलेगी? जीरो मिलेगी। फिर आपने एक और जबरदस्ती, आपके रिश्तेदार बैठे थे, भाई खानी तो पड़ेगी, मना तो नहीं कर सकते, उसके बाद एक चपाती और खा ली, जबरदस्ती खा ली। अब जो है उसका एक नेगेटिव रिएक्शन आपके ऊपर देखने को मिला। इससे जो यूटिलिटी मिली वो कैसे मिली? माइनस, नेगेटिव में आ गई यूटिलिटी। इसका मतलब जैसे जैसे आप कमोडिटीज की यूनिट्स को कंज्यूम करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब यूटिलिटी जीरो हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी।
ठीक है, तो यही हमारा जो लॉ है वो कौन सा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ इस लॉ की अजम्पशन भी है। अब वो अजम्पशन क्या है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार अजम्पशन में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, 3 से 4 अजम्पशन लिख देंगे और कहेंगे कि इनमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी की, या कौन सी अजम्पशन है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले, इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड ए कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फैक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म। मैंने आपको पहले ही कहा कि कभी भी हम अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने एक ऐसी अजम्पशन लगाई है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर। अब जब अजम्पशन लगा ही लिया तो इसका मतलब हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी शुड नॉट गो अंडरगो एनी चेंज। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि आपने पहली चपाती खाई, वो तो आपके रिश्तेदारों ने अच्छी बना के दी, बिल्कुल सही, दूसरी बना के दी, वो जली हुई बना के दी, ऐसा नहीं मान के चलेंगे। जो क्वालिटी है वो हर एक यूनिट की, जो कमोडिटी की जो यूनिट्स है, हर टाइम जो है इक्वल ही देखने को मिलेगी। जैसी पहले वाली थी कि वैसी दूसरी वाली भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं मान के चलेंगे कि पहले वाली तो काफ़ी टेस्टी थी, दूसरे वाली पे तो भाई जला के ले आए, मज़ा भी नहीं आया खाने में, ऐसा नहीं होगा। हरदम जो क्वालिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। कंजप्शन शुड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस वे में ही क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप गैप ले रहे हैं, एक तो आज खा ली, फिर 2 घंटे रुक गया, फिर दूसरी खा ली, ऐसा नहीं है। आप एक कंटिन्यू वे में कंज्यूम कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं ऐसा। टाइम पीरियड ऑफ ए कंजप्शन शुड नॉट बी टू लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आपको चपाती खाने बैठने, आपने टीवी चला के दे दिया, ओहो थोड़ा थोड़ा खाया, फिर एक नाटक देखा या एक मूवी देखी, फिर थोड़ा खाया, ऐसे नहीं होगा। मतलब आप एक शॉर्ट टाइम पीरियड में ही सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भूख जो है वो तभी कम होएगी। ऐसे तो कम होएगी नहीं कि आपने ब्रेक ले लेके खा रहे हैं, ऐसे तो आप जितना मर्जी लाओ खाते रहोगे। ठीक है, कंजप्शन कंज्यूमर टेस्ट हैबिट्स इनकम में चेंज इफ द टाइम गैप इज मोर। बिल्कुल, अगर टाइम गैप ज़्यादा हो गया तो कंज्यूमर की हैबिट्स, जो टेस्ट है वो भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर इक्वल। तो जनरली हम मान के चलेंगे जो सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनका जो प्राइस है वो सेम ही रहेगा हमारा। अब कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। कई केस के अंदर जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता। वो केसेस कौन कौन से हैं, जान लीजिए। सबसे पहला है हॉबीज। अब कोई चीज करने की हमारी आदत होती है और जब हम उसको फॉलो करते हैं ना तो वहां पे हमारी यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होती। जैसे कि मान लो मेरी हैबिट है, मेरी जो हॉबी है वो है कि मुझे पुराने कॉइन्स इकट्ठा करना अच्छा लगता है। अब जितने ज़्यादा कॉइन्स आएंगे मेरे पास, मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है ना, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं होगा कि एक टाइम नहीं, अब तो मैं थक गया हूँ बस कॉइन्स कलेक्ट करते करते। अगर जो चीज़ मेरी हॉबी है तो उसको तो करने में मुझे मज़ा आएगा ही आएगा। रीडिंग हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, म्यूज़िक सुनने में मुझे अच्छा लगता है, तो जितने ज़्यादा मैं गाने सुनूंगा उतना ही ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती रहेगी। माइजर, एक कंजूस व्यक्ति। तो एक कंजूस के लिए क्या है, वो तो हमेशा अपनी कंजूसी दिखाएगा ना, उसको तो जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही ज़्यादा उसको क्या मिलती रहेगी, यूटिलिटी मिलती रहेगी। उसकी यूटिलिटी कभी भी क्या नहीं होगी, कम नहीं होगी। एडिक्टर्स, एक अल्कोहलिक पर्सन है जिसको अल्कोहल लेना पसंद है। अब वो जितनी ज़्यादा ड्रिंक करेगा उसको उतनी यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि उसकी जो माइंड की जो नर्व्स होती है वो काम करना बंद कर देती है, तो वो जितनी ज़्यादा ड्रिंक करता है उसको उतनी यूटिलिटी मिलती रहती है। तो इन केसेस के अंदर जो है ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मार्केट स्ट्रक्चर की। तो मार्केट स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हमने डिस्कस नहीं किया था पार्ट फर्स्ट के अंदर, तो इसको हम यही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम चारों के चारों जो इसकी कैटेगरी है उनको डिस्कस करेंगे। अब मार्केट क्या है, देखो जनरल सेंस में तो हम कह देते हैं कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर क्या है, अब गुड्स को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो बेसिकली हम एक प्लेस की बात करते हैं मार्केट, जब हम डेफिनेशन करते हैं मार्केट को डिफाइन करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं कहता। इकोनॉमिक्स कहता है कि मार्केट क्या है, इट डजंट ओनली रेफर्स टू ए स्पेसिफिक प्लेस, रेदर it is a mechanism through which buyer and sellers come into contact with each other to sell or buy goods at an agreed price। तो ये कोई प्लेस नहीं है जहां पर बायर और सेलर इंटरेक्ट कर गए, वही हमारी क्या कहलाएगी, मार्केट कहलाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल फिजिकल प्लेस कम देखने को मिल रहे हैं, डिजिटल प्लेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ऑनलाइन हम बात करें तो वहाँ पे कोई प्लेस तो नहीं है, लेकिन बायर और सेलर क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसी को हमने क्या कह दिया, मार्केट कह दिया। अब मार्केट स्ट्रक्चर के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। अब कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक होती है परफेक्ट मार्केट, एक होती है हमारी इम्परफेक्ट मार्केट। अब ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट कौन सी होती हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। इम्परफेक्ट के आगे फिर कैटेगरी है, एक है मोनोपोली, सेकंड है मोनोपोलिस्टिक एंड द थर्ड वन इज ओलिगोपोली। चलिए
अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, अब परफेक्ट कंपटीशन कौन सी होती है? इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर in which there is a large number of buyers and sellers who transact homogeneous or similar goods at a fixed price. तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, कि जो बायर्स हैं वो भी ज़्यादा सारी संख्या में मिलेंगे और जो सेलर्स हैं वो भी ज़्यादा सारी संख्या। और जो मेन खास बात इसकी है, यहाँ पे जो गुड्स होगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस गुड्स होगा और सिमिलर। मतलब कि जितने भी सेलर्स होंगे वो होमोजीनियस एक जैसा गुड्स ही क्या कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, और या जो सिमिलर मिलता जुलता गुड्स जो है वही सेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर कोई एक जैसा गुड्स सेल कर रहा है, इसका मतलब कि जो कस्टमर है उसको पता होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन होगी गुड्स के बारे में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गुड्स तो है ही नहीं, एक जैसा गुड्स होगा तो हमें पता होगा कि बाजार में कौन सा गुड्स कितने रुपए में मिल रहा है। तो इसका मतलब कस्टमर के पास क्या होगी, परफेक्ट नॉलेज होगी किस चीज के रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग। सो एट ए प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट और इंडस्ट्री, हेयर इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो खास बात इसमें यह भी है, जो प्राइस डिसाइड किए जाते हैं वो फर्म्स के थ्रू नहीं किए जाते, जो सेलर है उसके थ्रू नहीं किए जाते, जो इंडस्ट्री है वही क्या करती है, प्राइस को डिसाइड करती है। लेट्स से कोई बिस्किट है वो 4 रुपीज़ का बेचा जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री ने 4 रुपीज़ प्राइस सेट करा है, तो अब सभी सेलर्स जो है उसको 4 रुपीज़ में ही सेल करेंगे। हालांकि कर तो इससे कम में भी सकते हैं, इससे ज़्यादा में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम में करेंगे तो वो खुद ही लॉस को क्या करेंगे, फेस करेंगे, और अगर इससे ज़्यादा के में करेंगे तो फिर कोई उनसे खरीदेगा नहीं, क्योंकि हर एक सेलर एक जैसा गुड्स ही क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ये जो मार्केट होती है इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है, वो है एग्रीकल्चरल मार्केट। तो कहा जाता है जो बेसिकली हमारे यहाँ की एग्रीकल्चरल मार्केट है वो पार्ट हो जाती है किसका, परफेक्ट कंपटीशन का। हालांकि ये पूर्ण रूप से परफेक्ट कंपटीशन नहीं कह सकते, क्योंकि इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब एग्रीकल्चर मार्केट क्यों कहा, क्योंकि देखो अगर हम बात करें किसकी, वेजिटेबल्स की, अब हर कोई एक जैसी वेजिटेबल, अब टमाटर तो सबके पास एक जैसे ही पाएंगे, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि किसी के पास थोड़े से खराब से मिल जाए, किसी के पास थोड़े से, और इनका डेली का प्राइस सेट किया जाता है। आज टमाटर का रेट 30 रुपये किलो है, कहीं मर्जी चले जाओ आपको 30 रुपये मिलेंगे। जो इससे कम में बेचेगा वो खुद लॉस फेस करेगा, जो इससे ज़्यादा में बेचेगा हो सकता है कस्टमर उसके पास ना आए। लेकिन मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर मार्केट पूर्ण रूप से परफेक्ट कंपटीशन को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि बेचने वाले तो आज 50 रुपये में भी बेचेगा, बेशक से रेट 30 रुपये चल रहा हो, 50 वाले की क्वालिटी अच्छी पाएगी, बेचने वाला आपको 10 रुपये में बेच देगा, लेकिन 10 वाले की क्वालिटी वैसी नहीं पाएगी जैसे 30 वाले की पाएगी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करता, लेकिन हाँ एग्रीकल्चरल मार्केट हमारा टाइप है किस चीज़ का, परफेक्ट कंपटीशन का। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको एग्रीकल्चर मार्केट ही सिलेक्ट करके आना है। अब इस मार्केट के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इस मार्केट में जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो लार्ज नंबर के होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी नई फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म छोड़कर जा सकती है, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। होमोजीनियस प्रोडक्ट, बेसिकली जो प्रोडक्ट जिसमें डील किया जा रहा है वो होमोजीनियस है, एक जैसा प्रोडक्ट हर एक फर्म बेच रही है। परफेक्ट नॉलेज, हर एक कस्टमर को पूरी नॉलेज है कि किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा रहा है, क्योंकि जनरली प्रोडक्ट सिमिलर हैं, और वो कितने प्राइस का उसको मिलेगा वो भी उसको पता है। फर्म इज ए प्राइस टेकर, तो जनरली प्राइस जो है वो इंडस्ट्री सेट करती है, डेट्स वाई यहाँ पे जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। जो प्राइस इंडस्ट्री ने सेट कर दिया उसी प्राइस पर उसको क्या करना होता है, सेल करना होता है। नो सेलिंग कॉस्ट, अब जब सबका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है तो किसी को भी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर के पास परफेक्ट नॉलेज पहले से ही है। तो इस करके यहाँ पे जो सेलिंग कॉस्ट है, जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, वो भी हमें बियर करनी नहीं पड़ती है। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब प्राइस कैसे सेट किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस जो है मैंने आपको पहले ही कहा वो कौन सेट करता है, इंडस्ट्री सेट करती है। अब इंडस्ट्री प्राइस को कैसे सेट करेगी, वो बेसिकली दो चीज़ों को ध्यान में रखेगी, डिमांड और सप्लाई। तो जहां पर हमारी डिमांड और जो सप्लाई है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, कट कर जाती है, वही प्राइस जो है सेट किया जाता है किसके थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू। अब वही प्राइस कौन लेके चलेगा, फर्म लेके चलेगी। फर्म अपना प्राइस नहीं सेट कर सकती, वो इंडस्ट्री ने जो प्राइस दिया है उसी प्राइस को क्या करेगी, उसी प्राइस पर गुड्स को क्या करेगी, सेल करेगी। तो यहाँ पर देखिए प्राइस फर्म ने ले लिया, ठीक है। तो अब जो फर्म का इक्विलिब्रियम होगा वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसके लिए दो कंडीशन आपको देखनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी कंडीशन है, पहला तो एमसी जो है वो एमआर के, मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कौन सी होती है, एमसी जो है वो एमआर को बिलो से, नीचे से कट करेगा,
ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फॉलो हो जाती है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्रक्ट हो रहा है। पहली बात तो पहली कंडीशन MC जो है वो MR के इक्वल होनी चाहिए। देखिए P जो है, P का मतलब क्या होता है AR, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर AR जो होता है वो MR के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए AR जो है MR के क्या है, हमारे इक्वल है। सेकंड कंडीशन है MC जो है वो MR को कट करेगी फ्रॉम बिलो। देखो MC दो जगह कट कर रही है, एक T पॉइंट पर और एक B पॉइंट पर। तो नीचे से हमने स्पेसिफिक कहा है, देखो यहाँ से ऊपर से कर रही है और यहाँ से हमारे नीचे से कट कर रही है। तो जहां से नीचे से कट करेगी वही हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो B पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किस तरह आप इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करोगे अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, चलिए अब टाइम एलिमेंट का एक मेजर रोल रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। हमारे जनरली 4 पीरियड्स प्रिवेल करते हैं इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। वो 4 पीरियड्स कौन कौन से हैं हमारे। सबसे पहला है मार्केट पीरियड, दूसरा है शॉर्ट पीरियड, तीसरा है लॉन्ग पीरियड एंड द फोर्थ वन इज सेक्युलर पीरियड। अब इन पीरियड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस प्रिवेल करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है मैच ऑफ द फ्लोइंग में, एक साइड हमें पीरियड्स दे रखे थे, दूसरी साइड प्राइस दे रखे थे कि कौन से पीरियड में कौन सा प्राइस प्रिवेल करता है, तो इसको भी जान लीजिएगा। ओके, बात करते हैं मार्केट पीरियड की। तो मार्केट पीरियड कौन सा होता है, इट इज दैट पीरियड इन विच द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी चेंज। मतलब कि एक ऐसा पीरियड जिसमें हम सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मुझे कुछ गुड्स चाहिए, मैं अपने पास वाली दुकान पे गया, मैंने कहा कि बिस्किट के पैकेट 5 बिस्किट के पैकेट दे दो, पार्ले जी बिस्किट के। उन्होंने कहा मेरे पास तो 4 ही हैं, मैंने कहा 5 दे दो, वो कहते 4 ही हैं। तो इसका मतलब वो 4 ही मुझे दे सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या, वो सप्लाई को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये पीरियड कौन सा हुआ, ये पीरियड हुआ मार्केट पीरियड, जिसमें हम सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। सो इसका मतलब जो इसमें हमारा जो प्राइस प्रिवेल करता है वो कौन सा होता है, मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, तो प्राइस जो प्रिवेल करता है मार्केट पीरियड के अंदर वो कौन सा होता है, मार्केट प्राइस होता है। इसके बाद आता है शॉर्ट पीरियड। हाँ जी, शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, इट इज दैट पीरियड अंडर विच सप्लाई कैन बी एडजस्टेड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। जिसमें हम सप्लाई को चेंज तो कर सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड वे में। जैसे कि मान लो मुझे समोसे चाहिए थे, हमारे घर में गेस्ट आए, अब मुझे 10 समोसे लेके आने थे। तो मैं हलवाई की दुकान पे गया, वो कहता है देख भाई 5 समोसे तो एट प्रेजेंट मेरे पास है, लेकिन आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा, मैं और समोसे और बनवा देता हूँ। तो यहाँ पर सप्लाई को तो चेंज किया जा सकता है लेकिन एक लिमिटेड वे में। जितना उसके पास रॉ मटेरियल होगा वो उतना ही बनवा सकता है, उससे ज़्यादा उसकी भी कैपेसिटी नहीं है कि वो और ज़्यादा बनवा दे। ठीक है, तो यहाँ ये जो पीरियड है ये कौन सा हुआ, ये शॉर्ट पीरियड हुआ। ठीक है, तो इसमें जो प्राइस प्रिवेल करता है वो कौन सा होता है, वो होता है सब नॉर्मल प्राइस। होप सो बात क्लियर होगी होगी, बिल्कुल होगी। चलिए इसके बाद जो थर्ड पीरियड आता है वो कौन सा है, वो है लॉन्ग पीरियड। अब लॉन्ग पीरियड कौन सा होता है, इन विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के उनको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक कैपिटल हो गया, ठीक है, मशीनरी होगी, उनको भी चेंज कर सकते हैं। एंड सप्लाई कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन डिमांड। अब मान लो भैया एट ए टाइम जो है एक खुशी का मौका आया, मेरा मन करा कि मुझे समोसे पूरी कॉलोनी में बंटवाने हैं। अब मैं हलवाई के पास अगेन चला गया, मैंने कहा कि 200 समोसे चाहिए। अब हलवाई कहता है कि ठीक है समोसे तो आपको मिल जाएंगे, 4 घंटे का गैप है, समोसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसने क्या करा, उसने एक जने को और बिठाया। अब जो पहले कढ़ाई थी उसके पास एक थी, अब उसने 2 लगाई और समोसे बनाने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि ऑर्डर बड़ा था तो एक से नहीं काम चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे उसने किस चीज़ को चेंज कर लिया, जो बेसिकली हम बात कर रहे थे मशीनरी की, उसके लिए जो मशीनरी तो नहीं है, यहाँ पर उसकी कढ़ाई है, उसने उसको बढ़ा लिया, एक लेबर को और लगा लिया। तो बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके उसने सप्लाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो दिस इज द पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड, जो बेसिकली इसको हम लॉन्ग पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे जनरली एक दिन की बात करे जा रहा हूँ आपसे, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड है तो लंबे समय की अवधि की बात करी जा रही है। ठीक है, तो बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर लॉन्ग पीरियड प्रिवेल करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस प्रिवेल करेगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा नॉर्मल प्राइस। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड के अंदर कौन सा प्राइस प्रिवेल करते हैं, नॉर्मल प्राइस। इसके बाद हम बात करते हैं सेकुलर पीरियड। तो सेकुलर पीरियड कौन सा होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड, जिसके अंदर पॉपुलेशन भी चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो सकती है, कस्टमर का टेस्ट भी चेंज हो सकता है, उसकी हैबिट्स भी चेंज हो सकती है, हर एक चीज़ चेंज हो सकती है। तो इसके अंदर जो प्राइस प्रिवेल करता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा सेकुलर प्राइस। तो इसके जो प्राइस कौन कौन से पीरियड के अंदर कौन कौन सा प्राइस प्रिवेल करता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। चलिए बात करते हैं मोनोपोली की। अब मोनोपोली कौन सी होती है, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा होता है,
ए मोनोपोली इज ए फर्म डेट इज द सोल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्सिट्यूट। तो एक मोनोपोली एक ऐसी फर्म होती है जो कि सोल सेलर होती है, एक सिंगल सेलर होती है किसी भी प्रोडक्ट की। लाइकवाइज इंडिया के अंदर बात की जाए तो सबसे मेजर मोनोपोली का एग्जांपल जो है वो रेलवे है। जो इंडिया रेलवेज है वो मोनोपोली का एग्जांपल है, जिसको आईआरसीटीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। So a monopoly firm has a market power, the ability to influence the market price। तो एक monopoly firm के पास एक पूरी पावर होती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकती है किस चीज को, मार्केट प्राइस को। बिल्कुल, अगर कोई सिंगल सेलर है वो तो डेफिनेटली किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी भी मतलब जो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट उसके। इट सेल्स दैट्स वाई मोनोपोली फर्म्स ऑलवेज ए प्राइस मेकर। तो मोनोपोली फर्म जो होती है वो हमेशा ही प्राइस मेकर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्म और जो इंडस्ट्री है वो एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करी जाए तो मोनोपोली क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। इसके बाद इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं हम। पहली बात तो वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अगर परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करें तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते थे और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते थे, लेकिन यहाँ पर जो सेलर है वो कितना है, एक ही है, लेकिन जो बायर्स हैं वो कितने, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। नेक्स्ट है नो क्लोज सब्सिट्यूट। किसी भी तरह का यहाँ पर सब्सिट्यूट देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो मोनोपोली जैसा प्रोडक्ट बना रहा है उसका आपको बाजार में कहीं भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको रेलवे में ट्रैवल करना है तो आपको यही रेलवे जो इंडियन रेलवेज है यहीं से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट फर्म आई, रोड पर अपनी रेल उतार दी, चलो बैठो इसमें चलते हैं, ऐसा नहीं होगा। डिफिकल्टी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। नई फर्म्स के लिए आने के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, इतनी इजीली वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती। मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। मैंने आपको पहले कहा यहाँ पे जो फर्म है और जो इंडस्ट्री है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। प्राइस मेकर है, प्राइस अगर इंडस्ट्री है तो बेसिकली वो प्राइस भी डिसाइड कर सकती है। नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो प्राइस है वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। अगर हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो प्राइस हमेशा कैसे रखे जाएंगे, कम रखे जाएंगे। हाई इलास्टिसिटी का मतलब आपने प्राइस बढ़ाया तो लोगों ने डिमांड कम कर दी, सीधी सी बात है, तो इस करके प्राइस कैसे रखने पड़ते हैं, कम रखने पड़ते हैं। बट अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब कोई कंपल्सरी है, मान लो हैबिचुअल कोई गुड्स है, तो उस केस के अंदर मोनोपोली के पास पूरी पूरी पावर होती है कि वो ज़्यादा प्राइस क्या कर सकता है, सेट कर सकता है, क्योंकि डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। कैसा मर्जी प्राइस सेट कर लो, इतना आपको चेंज उसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे, पूछे जा सकते हैं। तो जब क्वेश्चन ईजी आता है तो आपसे कुछ फीचर्स वहाँ पे मेंशन कर दिए जाते हैं और कहा जाता है सिलेक्ट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ABCCDE, ऐसे इस टाइप में क्वेश्चन आपसे आस्क किया जा सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं रीजन ऑफ राइजिंग ऑफ मोनोपोली। क्या कारण है जिसकी वजह से मोनोपोली आज के टाइम में राइज हो रही है। पहली बात तो ए सिंगल फर्म ओन्स ए की रिसोर्स। एक ही फर्म ऐसी है जिसके पास जो मेन रिसोर्स है, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, वो सिर्फ एक ही फर्म के पास है, जिस वजह से फर्म के पास क्या आ जाती है, मोनोपोली पावर आ जाती है। द गवर्नमेंट गिव्स ए सिंगल फर्म द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड। जैसे कि गवर्नमेंट ने आईआरसीटीसी को दे रखा है रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो किसी सिंगल फर्म को दे सकती है कॉन्ट्रैक्ट। नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली तब राइज हो जाती है जनरली जो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हट जाते हैं और एक सिंगल फर्म रह जाती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिलायंस जियो की, बीच में क्या हुआ था कि जो एयरटेल है और जो वोडाफोन आइडिया है वो डेब्ट ट्रैप में आ गई थी, जिस कर एक रिलायंस जियो कंपनी ऐसी बची थी जो कि टेलीकॉम सेक्टर पर काम कर रही थी। ठीक है, तो ये किसका केस था, नेचुरल मोनोपोली का केस था। चलिए बात करते हैं इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। अब मोनोपोली के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेंगे। अगेन दो ही कंडीशन, हमारी कंडीशन हमेशा सेम रहती है। पहली कंडीशन तो ये है कि MR जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, MC के। सेकंड कंडीशन ये है MC कर्व जो है वो MR को कट करेगा कहाँ से, नीचे से। ओके, सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन कौन सी। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो फर्म है वो कैसा प्रॉफिट अर्न कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब एवरेज कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाएगी किस चीज़ के, एवरेज रेवेन्यू के। सेकंड केस ये है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो कब होगा, जब हमारी एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। थर्ड है लॉस। लॉस कब फेस होगा, जब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी किस चीज़ से, रेवेन्यू से। तो जब खर्चा ज़्यादा हो जाएगा सेल्स से, जो रेवेन्यू है उससे, उस टाइम पर हम कहेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या फेस कर रही है, लॉस फेस कर रही है।
चलिए तीनों कंडीशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो डिमांड कर्व रहता है वो कैसा रहता है, हमारे डाउनवर्ड रहते हैं, जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर कैसे रहते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारी सिचुएशन है कौन सी, नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही कहा, जहां पर जो है AR जो है वो AC के इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो ये देखिए हमारा जो पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर AC और जो AR है वो कैसी है, इक्वल है। तो इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम क्या कर दिया जाएगा, डिटरमाइन कर दिया जाएगा। सेकंड सिचुएशन क्या है, MC कट करेगी किसको, MR को फ्रॉम बिलो। तो देखिए MC कर्व ये जा रही है हमारी, और ये कट कर दिए किसको, MR कर्व को, कहाँ से, नीचे से। तो यही पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, ऊपर का जो पॉइंट हमने डिटरमाइन करा ये कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, सिचुएशंस फॉलो होनी चाहिए हमारी सारी की सारी। उसके बाद आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस देखिए, हाँ जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस देखिए। तो इस केस के अंदर क्या है, एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब मान करती है, जब हमारा AR जो है वो ग्रेटर हो जाता है किससे, AC से। अब ऐसी सिचुएशन कौन सी बन रही है, ये देखिए ये हमारी AR कर्व जा रही है, ठीक है, और ये देखिए ये हमारी कौन सी कर्व जा रही है, AC कर्व जा रही है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, AR जो है वो ग्रेटर है क्योंकि AR ऊपर है और AC नीचे से जा रहा है। तो AR जो है वो ग्रेटर है किससे, AC से। पहली कंडीशन तो पूरी होगी, ठीक है। सेकंड है कि जो MC है वो कट करेगी कहाँ से, नीचे से। तो ये देखिए ये MC कर्व जा रही है, कट कर रही है किसको, MR कर्व को फ्रॉम बिलो। तो यही पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो है थर्ड आता है हमारा कौन सा, लॉस। लॉस में क्या है, AC ज्यादा है, हाँ जी AC ज्यादा है किससे, AR से। तो ये जो पॉइंट हो गया ये कौन सा हो गया, इसके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो जब AC ज्यादा होता है AR से तब लॉस फेस होते हैं, AR ज्यादा होता है AC से तब क्या होता है, प्रॉफिट। और जब AC AR के इक्वल होता है तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कहलाता है। चलिए बात करते हैं प्राइस मार्कअप की। हाँ जी प्राइस मार्कअप क्या है, कि मोनोपोली के पास क्या राइट है कि वो कितना प्राइस चार्ज कर सकता है किससे, कस्टमर से। तो प्राइस मार्कअप इज बेसिक, सो द प्राइस मार्कअप कैन बी यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ मोनोपोली। तो बेसिकली हम प्राइस मार्कअप को तब यूज किस लिए यूज करते हैं, मोनोपोली की पावर को मेजर करने के लिए, कि मोनोपोली अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहा है तो वो कैसा कर सकता है, ज़्यादा करे या कम करे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि टोटली डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट की। सो व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक देन मार्कअप इज जीरो। कि अगर जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया तो डिमांड एकदम जीरो हो जाएगी। तो उस केस के अंदर जो मार्कअप होता है वो जीरो होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, असर्शन रीजन में डायरेक्टली आपसे आज किया जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक देन मार्कअप इज वन। तो उसकी जब वन का मतलब क्या है, मार्कअप के वन का मतलब जो पावर है वो ज़्यादा है मोनोपोली के पास, और जीरो का मतलब बिल्कुल भी पावर नहीं है। तो वो देखेगा कि मार्कअप कैसा है, उसी के बेस पर प्राइस क्या करेगा, डिसाइड करेगा, ठीक है। चलिए अब सेटिंग ऑफ प्राइस बाय मोनोपोलिस्ट। अब मोनोपोलिस्ट प्राइस कैसे सेट कर सकता है, तो वो दो स्ट्रेटेजी को मेनली अडॉप्ट करता है। पहला है सेम प्राइस टू ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर से सेम प्राइस सेट चार्ज करेगा, चाहे कोई सा भी हो कंज्यूमर, उसको हम कहते हैं लीनियर प्राइसिंग। सेकंड है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा, उसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ए मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर्स। तो एक मोनोपोलिस्ट क्या है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है, कैसे कि डिफरेंट बायर्स से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है फॉर द सेम गुड। लेकिन गुड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के तीन कैटेगरी हैं, तीन टाइप्स हैं। एक है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंड द लास्ट वन इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम बात करें फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अंडर दिस मोनोपोलिस्ट चार्ज ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस द कस्टमर इज विलिंग टू पे। तो यहाँ पर जो मोनोपोलिस्ट है वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज करता है कस्टमर से, जितना वो पे करने के काबिल है। मतलब कि जैसे कि
सपोज करो मूवी टिकट्स की बात करते हैं, जैसे कि मान लो मुझे मूवी देखनी थी, ठीक है, और जब मैं वहाँ पे गया पीवीआर में या कोई सिनेमा हॉल में गया, वहाँ पर जाकर देखा जो सारी टिकट्स थी वो बिक चुकी थी। टिकट्स का प्राइस था बेसिकली 150 रुपीज़, तो टिकट का प्राइस था 150, और जैसे ही मैं टिकट लेने गया तो वो सारी टिकट्स होल जो था वो कंप्लीट फुल हो चुका था। इसका मतलब मुझे टिकट नहीं मिल सकती थी। तो मुझे वहाँ पर जो है कुछ लोग मिले जो ब्लैक में टिकट सेल कर रहे थे, ठीक है। तो वो जो प्राइस थे वो, लेकिन वो जो प्राइस जिस प्राइस पर टिकट को सेल कर रहे थे वो था 250। तो इसका मतलब अब मुझे तो मूवी देखनी ही है, किसी भी हालत में देखनी है, तो मैं 250 भी पे करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कौन सा है? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अंदर जो कस्टमर जितना विलिंग है पे करने के लिए उससे उतना ही चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं 250 पे करने के लिए भी तैयार हूँ क्योंकि मुझे मूवी देखनी ही है, ठीक है, किसी भी हालत में देखनी है। तो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर क्या होता है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और, तो बेसिकली यहाँ पर जो है जितनी ज़्यादा क्वांटिटी कस्टमर परचेज करेगा उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइस क्या करूँगा? सेट करूँगा। जैसे कि होलसेल प्राइसिंग होती है, आप रिटेल में वो चीज़ आपको 5 रुपये की मिलेगी, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को होलसेल में लोगे तो वो आपको 3.5 या 4 रुपये में भी मिल जाएगी। तो जो सेकंड डिग्री है वो किसके ऊपर टारगेट करता है? क्वांटिटी के ऊपर टारगेट करता है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? इसके अंदर हम मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं 2 या मोर ग्रुप्स के अंदर, और हर एक ग्रुप से हम डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एयर फेयर के अंदर या रेलवे फेयर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? एक बिजनेस क्लास होती है, एक जनरल क्लास होती है। तो जनरली जो बिजनेस क्लास में अगर आपको ट्रैवल करना है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा रेदर देन जनरल क्लास के, ठीक है। तो अगेन लाइकवाइज एक एसी का डब्बा है ट्रेन के अंदर, एक नॉन एसी का है। अगर आपको एसी में ट्रैवल करना है तो उसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा रेदर देन नॉन एसी, ठीक है। तो ये क्या है? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन सच दैट मैनी प्रोड्यूसर्स सेल गुड्स एंड सर्विस दैट आर सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर। अब यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जो बायर्स हैं वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? डिफरेंशिएटेड होता है। हर किसी का प्रोडक्ट जो है कुछ हद तक डिफरेंट होता है दूसरे सेलर से। लाइकवाइज ब्रांडिंग के कंपैरिजन में देखा जाए क्वालिटी की है। जो हमारी रियल मार्केट है जो एट प्रेजेंट जिसमें हम गुड्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं वो हमारी मोनोपोलिस्टिक मार्केट ही है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया रेस्टोरेंट हो गया, क्लोथिंग हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाएंगे आपको तरह तरह के गुड्स देखने को मिलेंगे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोड्यूसर हैव सम इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर प्राइस। अब जो प्रोड्यूसर हैं, जो सेलर हैं, उनका कुछ हद तक अपना रोल रहता है प्राइस को डिसाइड करने में, लेकिन पूरा नहीं रहता। जैसे कि आप मान लो कोई आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने चले गए, ठीक है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है कोई सी भी है, लाइकवाइज आपको इलेक्ट्रिक बल्ब लेने चले गए, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ। अब वो जो बल्ब है कोई पर्टिकुलर कंपनी का फिलिप्स का है, 120 रुपये का सेलर आपको दे रहा है। अब वही जो है सेलर आपका सपोज करो क्लोज्ड वन है, कोई रिलेटिव है, उसने कहा कोई बात नहीं तुम 100 का ले जाओ। अब उसने 100 का आपको दे तो दिया, ऐसा नहीं है कि उसने 100 में आपसे लॉस लिया है, लॉस फेस किया, उस सेलर ने लॉस फेस किया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो फिर भी आपसे अर्न करा ही होगा। तो कुछ हद तक कंट्रोल रहता है प्राइस के ऊपर, पूरा कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाएगा किसका? मोनोपोलिस्टिक का हो जाएगा। इसके बाद है देयर आर प्राइस मेकर्स नॉट प्राइस टेकर्स बट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो हायर होती है। इसका मतलब अगर सेलर ने ज़्यादा प्राइस चार्ज किया तो डिमांड कैसी हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है, बट यहाँ पर जो मोनोपोलिस्टिक होता है वो क्या होता है? बेसिकली वो हमारा प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं होता। तो इसके अगर फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इस मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वन ऑफ द मेन फीचर इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी नया सेलर आ सकता है, कोई भी नया सेलर जो फर्म है वो मार्केट छोड़कर जा भी सकता है। यहाँ पर बेसिकली हमें सेलिंग कॉस्ट देखने को भी मिलती है,
क्योंकि हर एक सेलर का जो प्रोडक्ट है कुछ हद तक डिफरेंट है। दैट्स वाई वो जो कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, पब्लिसिटी करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सेलिंग कॉस्ट देखने को मिलती है, यहाँ पर जो है इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, क्योंकि हर किसी का जो प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग है। इस कर जो कस्टमर है उसके पास हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है, जिस कर जो इसका जो फीचर बन जाता है वो क्या है, इम्परफेक्ट नॉलेज। तो हर एक कस्टमर के पास हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। तो बेसिकली यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन भी हमें देखने को मिलता है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन कौन सा होता है, जनरली एक तो होता है प्राइस, कि मान लो एक बंदा उसी चीज को 4 रुपये में बेच रहा है, कोई उसको 3 रुपये में करके बेचेगा, कोई 2 रुपये में करके बेचेगा, ये प्राइस कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट के साथ कोई छोटा प्रोडक्ट फ्री मिल गया, शैम्पू के साथ ऑयल फ्री मिल गया, तो दिस इज द केस ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। कोई कूपन्स मिल गए, डिस्काउंट, तो शायद डिस्काउंट तो पार्ट हो जाएगा किसका, प्राइस कंपटीशन का, बट कोई एडिशनल चीजें आपको मिल रही है, दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन। जैसे कि पैकिंग अट्रैक्टिव कर दी, किसी प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन। ओके, इसमें कंसंट्रेशन रेशियो की बात की जाती है, क्वेश्चन आया हुआ इसमें से फ्रेंड्स। तो कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है? सो कंसंट्रेशन रेशियो जो है वो मेजर करती है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन एन इंडस्ट्री बाय ए गिवन नंबर ऑफ फर्म्स, कि एक इंडस्ट्री के अंदर कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है जो उस इंडस्ट्री की फर्म्स है उनके थ्रू। मोस्ट कॉमन कंसंट्रेशन रेशियो आर CB4 एंड CB8। तो दो हमारी जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो होती है, दैट इज CB4 एंड CB8। तो कंसंट्रेशन रेशियो की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 100 तक के बीच में होती है। अगर मान लो किसी फर्म की कंसंट्रेशन रेशियो 0 है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारी फर्म्स जो है उसी जैसे प्रोडक्ट को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे कि मान लो किसी फर्म है, उसकी कंसंट्रेशन रेशियो क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, उस फर्म के काफी सारे कॉम्पिटिटर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। इसका मतलब कि वो फर्म अपने हिसाब से प्राइस को क्या नहीं कर सकती, डिसाइड नहीं कर सकती। जो कंपटीशन लेवल, जो फर्म्स बेच रही हैं, उसके कॉम्पिटिटर फर्म्स बेच रही हैं जिस प्राइस पर, उसी प्राइस पर उसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कंसंट्रेशन रेशियो 100% है, इसका मतलब जो केस एग्जिस्ट करके वो कौन सा हो गया, मोनोपोली का हो गया। इसका मतलब उसका कोई परफेक्ट कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर जो है फर्म के पास पावर है कि वो खुद से प्राइस क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है। तो कंसंट्रेशन रेशियो फ्रेंड्स पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो अगर 50% से ऊपर कंसंट्रेशन रेशियो चली जाती है तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज आ जाती है, किस चीज़ के लिए, फर्म के लिए एडवांटेज आ जाती है कि वो प्राइस को क्या है अपने हिसाब से सेट कर सकती है। ओके, बात करते हैं अब हम इक्विलिब्रियम। अब हम मोनोपोलिस्टिक के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो दो कंडीशन है, एक है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, एक है हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अगर हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें 3 केस आ जाते हैं। फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है और लॉस भी फेस कर सकती है। इन द केस ऑफ लॉन्ग रन इट ओनली अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट, वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही क्या करेगी, अर्न करेगी। तो अगेन हमारी दो ही सिचुएशन रहेगी। पहली तो ये कि MR जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, MC के। सेकंड सिचुएशन ये रहेगी कि MC कट करे MR को फ्रॉम बिलो। अगेन हमारा जो MR और AR कर्व रहता है वो डाउनवर्ड रहता है, ठीक है, बट लेस इलास्टिक रहता है इन कंपैरिजन टू मोनोपोली। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। बाकी सिचुएशन हमारी सेम ही है। अगर हम पहले केस को देखें जिसमें फर्म को क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। पहला केस हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट का है। ये देखिए, ये कर्व है हमारी AR कर्व और नीचे जा रही है हमारी MR कर्व। ये है हमारा SAC और ये है हमारा SMC। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब AR जो है वो ग्रेटर हो जाता है किस चीज से, AC से, ठीक है। तो ये देखिए ये AR कर्व है और ये देखिए ये AC है। तो AR जो है वो ग्रेटर है AC से, इट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ वेयर फर्म अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेंगे? इक्विलिब्रियम की सेम सिचुएशन रहेगी। इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, हाँ जी, पहली बात तो आपकी क्या होगा, MR जो है, सॉरी जो MC है वो कट करेगी किसको, MR को फ्रॉम बिलो। तो ये देखिए ये MC कर्व है, हाँ जी ये MC कर्व है और ये हमारी MR कर्व है और MC कर्व MR को कर रही है कहाँ से, बिलो से कट। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी तरह में हम क्या करेंगे, लॉस को भी डिटरमाइन कर लेंगे। लॉस कब होगा, जब AC ज्यादा होगा किसके,
ARK। जब AC हमारा ज़्यादा हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एवरेज रेवेन्यू से, उस केस के अंदर जो फर्म है वो क्या फेस कर रही होगी, लॉस फेस कर रही होगी। चलिए, लॉन्ग रन के अंदर अगर हम बात करें तो फर्म सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट फर्म तभी अर्न करती है जब जो AC है वो इक्वल हो जाएगा किसके, किसके, AR के। तो यहाँ पे देखिए ये AC है और ये रहा AR, तो दोनों इक्वल हो गए। तो इसी पॉइंट पर क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन हो गया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट कौन सी होती है? ए ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंपटीशन अमंग द फ्यू। यहाँ पर जो सेलर होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में हमें देखने को मिलते हैं। जो सेलर्स होते हैं यहाँ पर वो कम होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कंपटीशन अमंग द फ्यू। सो एन ओलिगोपोली इज एन इंडस्ट्री विच इज डोमिनेटेड बाय फ्यू फर्म्स। तो यहाँ पे जो कुछ ही फर्म्स डोमिनेट कर रही होती है, जैसे कि अगर हम बात करें कार इंडस्ट्री की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम फर्म्स आपको देखने को मिलेगी। लाइकवाइज टोयोटा होगी, ठीक है, मारुति सुजुकी होगी। तो यही जो है कुछ फर्म्स डोमिनेट कर रही हैं पूरी मार्केट को, हीरो होगी, ठीक है। तो ज़्यादा फर्म्स देखने को नहीं मिलेगी इसके अंदर। तो इस करके कहा गया है, इसको हम कंपटीशन अमंग द फ्यू भी कहते हैं। इन दिस मार्केट देयर आर फ्यू सेलर्स विच सेल होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। ऑल्सो देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, एवरी सेलर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अदर फर्म्स। क्योंकि यहाँ पर फ्यू सेलर्स होते हैं इसलिए हर एक सेलर जो है दूसरे सेलर का बिहेवियर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओलिगोपोली इज आइदर परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इन इंडिया सम एग्जांपल आर, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया गया, मारुति सुजुकी हो गया, हीरो होंडा हो गया, ये सारी जो है ओलिगोपोली ही हैं। अब इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर इसका है कि यहाँ पर जो फर्म्स आपको देखने को मिलेंगी वो कैसी होंगी, फ्यू होंगी, कम फर्म्स आपको देखने को मिलेगी, सेलर्स कम होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बैरियर्स होता है एंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हैवी अमाउंट की कैपिटल चाहिए एंट्री करने के लिए, और वो हर एक फर्म जो है इतनी लगा नहीं पाती, जिस कर जो है ये एक बैरियर का काम करती हैं। डेट्स वाई जो फर्म्स रहती हैं यहाँ पर कैसे रहती हैं, कम रहती हैं। जनरली यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, हर एक फर्म जो है वो इंटरडिपेंडेंट है कहीं ना कहीं दूसरी फर्म के ऊपर, ठीक है। अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ा रही है तो वो दूसरी फर्म को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो फर्म की इंटरडिपेंडेंस रहती है एक दूसरे के ऊपर। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। इनडिटर्मिनेट ऑफ द डिमांड कर्व, यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो इनडिटर्मिनेट रहती है, प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं की जाती जो डिमांड कर्व होती है, ठीक है। क्यों नहीं की जाती, जब हम इसके मॉडल डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता लग ही जाएगा। अब इसके 3 मॉडल्स होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है कॉर्नोट मॉडल, बर्टेंट्स मॉडल और एजवर्थ मॉडल। तीनों के तीनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने इनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिटेल में भी डिस्कस कर लूँगा आप सभी के साथ। चलिए, अगर हम बात करें कॉर्नट मॉडल की, तो ये प्रोपाउंड किसने किया था, ये दिया था अगस्टिन कॉर्नट ने 1838 में। ही कंसीडर द केस ऑफ ड्यूपोली। अब उन्होंने कौन सा केस कंसीडर किया, ड्यूपोली। ड्यूपोली वो केस होता है जिसमें हमारी 2 ही फर्म्स होती हैं, ठीक है, उन्हीं के बीच में क्या चलता रहता है, कॉम्पिटिशन चलता रहता है। जैसे कि लाइकवाइज इंडिया के अंदर बात करें, पेप्सी और कोका कोला, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता है। तो ये क्या केस हो गया, ये ड्यूपोली का केस हो गया। अंडर दिस मॉडल इट इज एज्यूम्ड दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो। हम यहाँ पे मान के चलेंगे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे केस लेके चल रहे हैं किसका, वाटर का, कि जो फर्म है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, वाटर प्रोड्यूस कर रही है। और आपको पता है कि यहाँ पे वाटर तो हम जनरली फ्री मान के चलते हैं, तो यहाँ पे इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या मान के चले, जीरो मान के चले हैं। अंडर दिस ईच फर्म इज एक्ट एज अदर फर्म विल नॉट चेंज द आउटपुट एंड ऑल्सो नॉट फिक्स द प्राइस एंड सेल देयर आउटपुट और मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर जो फर्म रिएक्ट करती है वो ये मान के चलती है जो उसका कॉम्पिटिटर है वो ना तो अपने आउटपुट को चेंज करेगा और ना ही प्राइस को चेंज करेगा, उसके रिएक्शन नहीं पड़ेगा दूसरी फर्म के ऊपर, ऐसा मान के चलती है फर्म। तो बेसिकली एक अजम्पशन है अंडर द कॉर्नट मॉडल। अगर हम बात करें बर्टन्स मॉडल की, तो बर्टन्स मॉडल किसके थ्रू दिया गया है, ये दिया गया है जोसेफ बर्टन 1883 में। हेयर द फर्म विल मेंटेन ए कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि जो फर्म है वो कांस्टेंट प्राइस मेंटेन करके चलेगी, आज भी सेम प्राइस रहेगा और इन फ्यूचर भी फर्म जो है सेम प्राइस ही मेंटेन करके चलेगी। इन दिस मॉडल रिएक्शन कर्व इज फॉलोड। तो यहाँ पे जनरली रिएक्शन कर्व हमको देखने को मिलता है कि मान लो एक फर्म है, उसने अपना प्राइस बढ़ाया तो दूसरी फर्म भी क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी और रिएक्ट करेगी, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है बर्टन्स मॉडल में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो रिएक्शन कर्व है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें बर्टन्स मॉडल में देखने को मिलता है। इसके बाद है एजवर्थ मॉडल। एजवर्थ मॉडल किसने दिया था,
एजवर्थ ने दिया था 1897 में दिया था। इट इज एज्यूम डेट फर्म सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पे एज्यूम करा जाता है जो फर्म है वो कैसा प्रोडक्ट सेल करेगी, होमोजीनियस प्रोडक्ट ही क्या करेगी, सेल करेगी मार्केट के अंदर। Another major assumption is that if one firm reduce price, then other also reduce. But if one firm increase, the other will not increase. तो ऐसा एज्यूम करा जाता है कि अगर मान लो एक फर्म प्राइस को रिड्यूस कर रही है तो दूसरा जो उसका कॉम्पिटिटर है वो भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। बट अगर एक फर्म इंक्रीज करेगी तो भैया दूसरा इंक्रीज नहीं करेगा, वो बस कहेगा तो इंक्रीज कर, तेरे कस्टमर मेरे पास ही आएंगे, ये सब मान के चलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आता है फ्रेंड्स, हैरिफिडल इंडेक्स। हैरिफिडल इंडेक्स, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट्स वाई मैंने इसको इंक्लूड करा है। तो ये इंडेक्स क्या होता है, द हैरिफिडल इंडेक्स ऑल्सो नोन एज HHI स्कोर, इसको हम HHI स्कोर भी कहते हैं, इज ए मेजर ऑफ द साइज ऑफ फर्म इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री। अब ये क्या मेजर करता है, ये एक फर्म के साइज को मेजर करता है, किसके कंपैरिजन में, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। देयर आर इन एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग दैम, और ये कॉम्पिटिशन को शो करता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी कंसंट्रेशन रेशियो पढ़ी थी, तो ये कंसंट्रेशन रेशियो की तरह ही है। ठीक है, ये भी कॉम्पिटिशन को क्या करता है, मेजर करता है। इसकी रेंज आती है 0 से लेके 1 तक, तो जो रेंज डिसाइड की जाएगी इसके अंदर वो 0 से लेके 1 तक डिसाइड की जाती है। इंक्रीज इन द हैरिफिडल इंडेक्स जनरली इंडिकेट्स ए डिक्रीज इन कॉम्पिटिशन। तो अगर ये इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अगर 0.5 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब जो कंपटीशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जो मोनोपोली पावर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ऑल्सो एन इंक्रीज ऑफ मार्केट पावर, जिस कर जो मार्केट पावर है वो इंक्रीज हो रही है। बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर हमारा HHI स्कोर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कंपटीशन डिक्रीज हो रहा है। कंपटीशन डिक्रीज होने से मोनोपोली पावर इंक्रीज हो रही है। मोनोपोली पावर इंक्रीज होने से मार्केट पावर जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। द मेजर बेनिफिट ऑफ हैरिफिडल इंडेक्स इज ए रिलेशनशिप टू शो मेजर एज द कंसंट्रेशन रेशियो इज दैट इट गिव्स मोर वेटेज टू द लार्ज फर्म्स। तो ये कहा गया है कि जो ये इंडेक्स है ये बेटर है कंसंट्रेशन रेशियो से। क्यों? क्योंकि ये जो वेटेज देता है ये लार्जर फर्म्स को ज़्यादा देता है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स है उनको वेटेज डाल देता है रेदर देन स्मॉल फर्म्स। दैट्स वाई कहा गया है जो हैरिफिडल इंडेक्स है वो क्या है, बेटर इंडेक्स है इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेशन रेशियो, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। कंसंट्रेशन रेशियो भी हमें यही बता रही थी और हैरिफिडल इंडेक्स भी हमें ये बता रहा था। कंसंट्रेशन रेशियो बात करी थी 0% से 100% के बीच में, और ये बात कर रहे हैं 0 से लेके 1 के बीच में। ओके, बात एक ही है। चलिए अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, हमने टॉपिक्स तो सारे डिस्कस कर ही लिए हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा सारे टॉपिक्स हमने पार्ट फर्स्ट में ही डिस्कस कर लिए थे, और थोड़े बहुत जो बच गए थे वो हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए, क्योंकि इस यूनिट का सिलेबस हमारे पास ज़्यादा नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई थोड़े से टॉपिक ही बनते थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिक रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, इनको अपने ही अटेम्प्ट करना है। आंसर जो है बेसिकली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। Which of the following is not an advantage of piece-based system? A. Good quality. B. Simple and easy. C. Economical. D. An incentive for high production. Carl Pearson of measure of skewness lies between -2 and +2, -3 and +3, -4 and +4, -1 and +1. फ्रेंड्स कुछ टॉपिक्स जो है ना आपको पार्ट फर्स्ट में ही मिलेंगे। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में सारे टॉपिक्स जो MCQ में पूछ रहा हूँ वो वाले टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो स्क्यूनेस वाला था ये स्टैट्स का है, गलती से यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है। आइडेंटिफाई द केस व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन द प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड बोथ MC एंड AC आर डिक्लाइनिंग। A. लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. B. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. C. लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न. D. लॉ ऑफ जीरो रिटर्न। नेक्स्ट है, फ्रॉम ए बॉल कंटेनिंग 10 रेड एंड 20 ब्लू बॉल्स ए बॉल इज ड्रॉन एंड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। तो फ्रेंड्स ये स्टैट्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सा मेथड नहीं है बताना है। गिवन गुड्स मे बी डिफाइंड एज दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज डैश एंड इनकम इफेक्ट इज डैश। ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी नेगेटिव पॉजिटिव, सी पॉजिटिव इलास्टिक, D. Negative elastic. Next है, a firm
which can produce highly substitute goods can adopt which of the following pricing strategy? A. Transfer pricing. B. Going rate pricing. C. Product pricing. D. Full cost pricing. Next है demand of electricity is elastic because it is very expensive. It has alternative use. It has a number of close substitutes. D. None of the above. Which kind of economics explain the phenomenon of cause and effect relationship? A. Normative. B. Positive. C. Micro. D. Macro. The term optimum allocation of consumers' expenditure on various goods and services is used in A. Giffen paradox. B. Law of demand. C. Law of diminishing marginal utility. D. Law of equivalent marginal utility. Next है there is no exception of law of demand in case of A. Giffen goods. B. Normal goods. C. Article of conspicuous consumption. D. Ignorance of buyer. Next है monopolists prefer to sell the product in the market with A. Elastic demand. B. Unitary elastic demand. C. Inelastic demand. D. Absence of elasticity of demand. Next है the Kane demand curve model of oligopoly was developed by A. Augustine Carnot. B. Stackelberg. C. Edgeworth. D. Sweezy. Next है normal demand derives slope A. Upward. B. Downward. C. Horizontal. D. Vertical. Next है which of the following is not the basic property of indifference curve? A. Indifference curve has negative slope. B. Indifference curve of imperfect substitute are concave to the origin. C. Indifference curve do not intersect nor they tangent to each other. D. None of the above. Next है in case the elasticity of demand on an average revenue curve is equal to unity, the marginal revenue will be A. More than unity. B. Equal to unity. C. Equal to fraction of unity. D. Equal to 0. Next है marginal cost technique is useful for A. Make or buy decision. B. Profit planning. C. Shutdown point. D. All of the above. Next है the market period supply curve for perishable commodity is relative elastic, perfectly inelastic. C. Relative elastic. D. Perfectly elastic. Next है which of the following is true for monopoly firm that operate at the level of output where MR is equal to MC? A. If AR is greater than AC, then abnormal profit for the firm. If AR is equal to AC, then is no abnormal profit of the firm. If AR is greater than AC, then the firm earns only normal profit. D. None of the above. Next है monopolists prefer to sell the product in the market with elastic demand, unitary elastic demand, inelastic demand, absence of elasticity of demand. Price discrimination will not be a good approach for railway company, electricity company, FMCG company, none of the above. Law of increasing and constant return are temporary phase of A. Law of variable proportion, law of diminishing return, law of diminishing utility, law of proportionality. King demand curve related with monopoly, discriminating monopoly, oligopoly, or perfect competition. Business economics deal with the application of economic theory and methodology to business, and thus it is known as decisive economics, macroeconomics, wealth economics, managerial economics. So friends, ये कुछ क्वेश्चन थे. होप सो आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा और आप इनके आंसर भी करेक्टली ही देंगे. ओके सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एंटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग.